वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूँ ऋषभ शुक्ला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बच्चों, ये कोई बुक का कंटेंट नहीं है, बुक का टॉपिक नहीं है, ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ऐसा कंसोलिडेटेड कैप्सूल जिसके बाद आप ये कहेंगे कि अब मुझे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस ध्यान से सुनते रहिए मेरे वर्ड्स को और अपनी आंखें गड़ाए रहिए इस पेज पे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद वाकई आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक तरफ लिखा हुआ है डोमेस्टिक इनकम और दूसरी तरफ लिखा हुआ है नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम से स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट, और मैंने इसको खास बात है कि हिंदी और इंग्लिश में लिखा है बेसिकली अगर मैं कहूँ तो, और वो काफ़ी इम्पैक्टेबल होता है और काफ़ी हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए। तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान होता है कि वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई हो। ध्यान से सुनिएगा कि वो इनकम कहाँ जनरेट हुई हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई हो। इसमें हम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर? इसमें हमें इससे मतलब नहीं कि भैया तुम हिंदुस्तानी हो या तुम नेपाली हो या तुम बांग्लादेशी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। बस हमें इससे मतलब है कि तुमने हमारे देश में काम किया है या नहीं किया है, दैट्स ऑल। क्लियर? आगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस फॉरेन आर्मी बेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। वहाँ मैंने 3 चीज़ें बताई थी ना कि इसको हम नेशनल टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते या डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते। वो कौन कौन सी चीज़ें थी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन आर्मी बेस, फॉरेन एम्बेसी को हम अपने देश का हिस्सा नहीं मानते, इसलिए उसमें काम करने वाले भारतीय या गैर भारतीय की इनकम हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है भैया, हमें यहाँ देखना है डोमेस्टिक इनकम जो मेरी देश की टेरिटरी में जनरेट हुई हो। क्लियर? तो मेरे देश में अगर ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, और इनके अंदर फिर चाहे कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी ही क्यों ना काम कर रहे हो अपने टाइम में, या उनका लड़का मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी काम कर रहा हो या टीना अंबानी काम कर रही हो, अगर आप इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में से कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम को मैं डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट नहीं करूँगा। बिकॉज रीज़न ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जबकि इंडिया में होते हुए ये चीज़ मैं इसको डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं मान रहा हूँ, जबकि विदेशों में स्थित इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले सभी वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ की इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में जोड़ते हैं, फिर चाहे वो इंडियन हो या विदेशी। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन ये होता है कि सर अगर इंडिया के अंदर आर्मी बेस या फॉरेन एम्बेसी में, ज़्यादातर फॉरेन एम्बेसी का क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर इंडिया में लेट से अमेरिकन एम्बेसी है तो उसके अंदर अगर सर इंडियन काम कर रहा है तो क्या हम उसकी सैलरी इंक्लूड करेंगे? भैया नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी फॉरेन एम्बेसी हम अपने देश का पार्ट नहीं मानते। फिर तुम उसके अंदर हिंदुस्तानी हो या अमरीकी हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। जबकि विदेश में अगर मेरी इंडियन एम्बेसी है, ठीक है ना, क्या है, इंडियन एम्बेसी है, तो वो मेरे देश का पार्ट है, मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है। और यहाँ पर मैंने देखिए साफ साफ लिखा है ना, सिर्फ इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई हो, और हमें इसमें हम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट पे ध्यान नहीं देते। तो जब विदेश में स्थित इंडियन एम्बेसी मेरे देश की टेरिटरी है, मेरे देश का हिस्सा है, तो मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि उसमें मेरा रेसिडेंट यानी कि इंडियन काम कर रहा है या नॉन रेसिडेंट या कोई विदेशी काम कर रहा है, भैया मैं उसकी इनकम को जोड़ूंगा। क्लियर हो गया ना? तो अब एक एग्जांपल समझ लीजिए कि अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है और उसमें 2 लोग काम कर रहे हैं। क्लियर? जय और जॉन। तो जय इंडियन है, जॉन अमेरिकन है, और मैं दोनों की ही इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट करूंगा, बिकॉज दैट इनकम इज जनरेटेड इन माई डोमेस्टिक टेरिटरी, डजंट मैटर वेयर इट इज लोकेटेड। क्लियर? ये तो बात हो गई डोमेस्टिक इनकम की। अब आते हैं नेशनल इनकम पे। तो नेशनल इनकम को देख लीजिए। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हम टेरिटरी की बात नहीं करते, टेरिटरी से मुझे कोई मतलब नहीं है।
इसमें हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय निवासियों पर ध्यान देते हैं, यानी कि इंडियन रेसिडेंट पे ध्यान देते हैं। इसीलिए हम हर भारतीय निवासी की इनकम को नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम हर भारतीय निवासी की इनकम को नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। कहीं नहीं लिखा टेरिटरी की बात, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमें इसमें टेरिटरी नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो इंडियन होना चाहिए, यानी कि इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। इंडियन सिटीजन से मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने सिटीजन और रेसिडेंट में अंतर पिछले वीडियो में समझाया था। तो बस इस बात पे ध्यान रखिएगा कि वो भारतीय रेसिडेंट होना चाहिए। और इसीलिए हम हर भारतीय निवासी की इनकम को नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। फिर चाहे वो किसी भी एम्बेसी में काम कर रहा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो चाहे इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा हो, चाहे अमेरिका में अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो इंडियन है तो मैं उसकी इनकम जोड़ूंगा, क्योंकि मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ भैया। और यहाँ पर मुझे टेरिटरी से कोई मतलब नहीं है, इसमें हम टेरिटरी की बात नहीं करते, यहाँ हम टेरिटरी की बात करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं तुम इंडियन होने चाहिए, यहाँ बात क्या है कि तुम टेरिटरी में होने चाहिए। तो यहाँ मेजर क्राइटेरिया क्या है कि यू शुड बी इंडियन रेसिडेंट। क्लियर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस फॉरेन एम्बेसी प्लस फॉरेन आर्मी बेस जो हमारे देश में हैं, उसमें उसे हम अपने देश का हिस्सा नहीं मानते। ऑब्वियस सी बात है, नहीं मानते, लेकिन उसमें काम करने वाले इंडियन की इनकम को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? बस ये मान लेते हैं कि वो भारत में इस वक्त नहीं है। एक्चुअली यहां पर होना चाहिए था वो भारत में इस वक्त नहीं है। मान लीजिए कि अगर वो इंडिया में नहीं होता, वो अमेरिका में होता, लेकिन वो है तो इंडियन, तो हम उसकी इनकम को इंक्लूड करते। और हमने कहा है कि जितनी भी ये 3 चीज़ें हैं उसको हम इंडिया का पार्ट नहीं मानते, तो भैया ना मानो इंडिया का पार्ट, अमेरिका का मान लो, चाइना का मान लो। नहीं, चाइना का मत मानना, कोरोना आया था। ठीक है, तो आप कहीं का भी मान लो भाई, आप बांग्लादेश का मान लो, आप श्रीलंका का मान लो, कहीं का भी मान लो, लेकिन है तो वो इंडियन ना, तो उसकी इनकम हम जोड़ेंगे। तो दोनों में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे टेरिटरी मैटर करती है, नहीं मैटर करता है कि आप इंडियन हैं या विदेशी हैं। यहाँ पे सिर्फ भारतीय होना मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आप इंडिया में हैं या बाहर हैं। बात खत्म होती है। यहाँ तुम चाहे कोई भी हो, अगर इंडियन टेरिटरी में काम कर रहे हो, पैसा जनरेट कर रहे हो, तो भैया अपनी इनकम जुड़वा के निकलो यहाँ से। और यहाँ अगर तुम भारतीय हो तो अपनी इनकम जुड़वाओ, विदेशी हो तो धीरे से निकल लो, हमें तुम्हारे पैसे से एक फूटी कौड़ी मतलब नहीं है। क्लियर। अब आते हैं कुछ खास बातों पर ध्यान देते हैं। देयर आर मैनी आइटम्स एंड ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ देम। क्लियर, जो कि किसी में इंक्लूड नहीं किए जाते। लाइक विनिंग ऑफ लॉटरी, लॉटरी को हम किसी चीज़ में भी इंक्लूड नहीं करते, ना डोमेस्टिक में ना नेशनल में। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स को भी हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। रीज़न, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए होता है और वो इंटरमीडिएट माना जाता है, इसलिए वो फाइनल, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक इनकम में डेफिनेशन क्या थी? सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। Interest on public debts is not a final goods, that's why we do not include। भैया एक चीज़ और याद रखिएगा सारे स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इनकी डेफिनेशन को भी ध्यान में रखिएगा। बस ये नहीं कि हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं और वहाँ हम रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना कि क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फिर वो फाइनल गुड्स है। क्लियर, बहुत मैटर करेगा। अगला, सेल ऑफ ओल्ड कार, पुरानी कार है भैया, वो फाइनल गुड्स नहीं हो सकती। ठीक है ना, सेल ऑफ ओल्ड कार को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। हम उन्हीं चीज़ को इंक्लूड करते हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुई हो या फर्स्ट टाइम सेल आउट हुई हो। क्लियर। पॉकेट मनी, पॉकेट मनी आपके पिताजी ने जो पैसा कमाया होगा उससे मिला है, तो आपने कोई तीर मार के पैसा नहीं कमाया है। ठीक है ना, तो पॉकेट मनी एक तरह का दया करदान भिक्षा का हमें पापा जी दे देना वाली कहानी है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करते। ओल्ड एज पेंशन, वृद्धों की जो पेंशन होती है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते। बट रिटायरमेंट पेंशन इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये याद रखिएगा। ओल्ड एज पेंशन में और रिटायरमेंट पेंशन में फ़र्क होता है। कोई भी बुजुर्ग है अगर उसको गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो ओल्ड एज पेंशन है, लेकिन अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है जिसने अपनी मेहनत से नौकरी की, पैसा कमाया, उसका कुछ पार्ट पेंशन प्रोग्राम में डाला है और रिटायरमेंट के बाद अब उसको वही पैसा वापस मिल रहा है,
लेट से सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ कि आपकी इनकम थी 10,000 रुपीज़, क्लियर। 10,000 में से आपको 9K यानी कि 9,000 मिल जाता था, एक जो 1K था वो पेंशन अमाउंट में चला जाता था। तो भैया कमाया तो आपने 10,000 था ना, 9,000 को पहले मिल गया, 1,000 बाद में मिल रहा है, इसलिए उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं 1,000 को। लेकिन हम ओल्ड एज पेंशन को नहीं करते क्योंकि आपको बिना किसी वजह के मिल रही है वो चीज़, ठीक है ना। अर्निंग ऑन सेल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो पहले से शेयर इशू है मार्केट में, अगर वो दोबारा से बेच के कोई पैसा कमा रहा है तो भैया उसको हम इंक्लूड नहीं करते। मैंने अभी कहा था कि हम फर्स्ट टाइम अर्नड इनकम या फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड गुड्स पे ही बात करते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स पे बात या सेकेंड हैंड गुड्स की सेल पर बात नहीं करते। तो शेयर्स भी क्या है, सेकेंड हैंड है। इन शॉर्ट में अगर इसको मैं समराइज करूं तो क्या निकल कर आता है, अगर कोई गुड्स फाइनल गुड्स नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई गुड्स फाइनल गुड्स नहीं है या कोई इनकम फर्स्ट टाइम जनरेटेड इनकम नहीं है, तो वो ना तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा ना नेशनल इनकम का पार्ट होगा, क्लियर। बट स्टिल देयर आर सम एक्सेप्शंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शंस हैं जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं, क्लियर। टिल यू आर इंडल्ज योर सेल्फ इन मैनेजमेंट प्रोग्राम लाइक इन MBA, ठीक है ना। जब आप इस तरह के PGDMA कोर्सेज करने जाते हैं बाहर या बड़े बड़े IIMs में करते हैं आप इन कोर्सेज को, तो एक दो एग्जांपल आपके सामने से गुजरेंगे, एल्स नहीं गुजरने वाले, क्लियर। तो ये तो बात हो गई थी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम पे। अब चलिए कुछ आइटम्स पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं लेकिन डोमेस्टिक में नहीं होती, डोमेस्टिक में होती हैं लेकिन नेशनल में नहीं होती। और इसी के साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक प्रोवाइड करने वाला हूं जिसमें आप बहुत सारे आइटम्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे उन लिस्ट की तरफ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ 4 आर्टिकल्स या 4 कह सकते हैं ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिनमें आपको ये पता चलेगा कि ये आइटम क्यों इंक्लूड किए जाते हैं डोमेस्टिक इनकम में, क्यों नहीं किए जाते नेशनल इनकम में, या फिर क्यों किए जाते हैं इंक्लूड ये नेशनल इनकम में और क्यों एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं डोमेस्टिक इनकम से। चलिए पहला पॉइंट देखिए, सैलरी रिसीव्ड बाई, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन अफ्रीकन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। तो अभी मैं आंसर पे नहीं जाता, ठीक है ना, अभी मैं इसी पे बात करता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो इंडियन है, तो इंडियन है तो भैया ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब देखना है क्या डोमेस्टिक इनकम में इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या होना चाहिए, वो इंडियन टेरिटरी में पार्ट होना चाहिए, इंडियन टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए। तो लिखा तो है कि लोकेटेड इन इंडिया, लेकिन कैसी एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी है, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया इज नॉट टेकन एज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो भैया अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है तो उसको हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। वेयर एज इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अर्न्ड बाई यू नो वेरी वेल इंडियन रेसिडेंट, ठीक है ना। अगला, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इन USA। अब देखिए मैंने भैया इस बैंक को इंटरनेशनल बैंक बना दिया है, अगर ना हो इसकी कोई ब्रांच तो मुझे नहीं पता, सॉरी माफ़ करिएगा, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार गूगल करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई ब्रांच USA में है या नहीं है। तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इन USA, तो एक बात तो क्लियर है कि ये इंडियन इंस्टीट्यूशन है, इंडियन है तो नेशनल इनकम का पार्ट तो हो गया। अब ये देखना है कि क्या ये डोमेस्टिक इनकम है कि नहीं है। तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज दिस इनकम इज जनरेटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। कहाँ जनरेट हुई है, USA में, तो उसको मैं इंडियन टेरिटरी का पार्ट तो मानूंगा नहीं, इसीलिए क्या है डोमेस्टिक इनकम नहीं है। वेयर एज इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ मैंने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जानबूझ के लिखा है, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट समझाने थे। वो भारतीय जो भारत की सीमा से बाहर हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, वो भारतीय जो भारत की सीमा से बाहर रह के पैसा कमा रहे हैं, तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चले गए, यानी कि भारत की सीमा से अलग हैं। तो जो वहाँ से पैसा आ रहा है वो क्या है, वो कैसे हैं, वो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मैंने बताया था ना, वर्कर क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो फैक्टर पे जो इनकम मिली है, कहाँ से, एब्रॉड से, ठीक है ना, फैक्टर पे इनकम मिली एब्रॉड से, वो मेरी क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम। इसलिए मैंने यहाँ स्टार मार्क लगाया था कि मुझे ये चीज़ समझानी थी, ठीक है।
अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला केस है, ठीक है ना, ये अफ्रीकन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया है तो इंडिया में ही, लेकिन क्योंकि हम इसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते, इसलिए ये जो रेसिडेंट लाइन मैंने लिखी है ना, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ इनकम अर्नड बाय फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि वो भी इंडिया का पार्ट नहीं है, तो उसको भी हम क्या मानेंगे कि व्यक्ति विदेश में रहकर पैसा कमा रहा है। क्लियर है ना? थोड़ा कॉन्सेप्ट को ब्रॉड माइंड से सोचते समझते चलेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं आने वाली। तो चलिए थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। रेंट रिसीव्ड बाय अ जैपनीज फ्रॉम अ हाउस इन इंडिया। एक जैपनीज है, इसको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, एक जैपनीज है जिसने एक घर बनाया यहाँ आकर, ठीक है ना। अब या उसने घर को खरीद लिया था, समझ लीजिए। अब उसने क्या किया, यहाँ के लोकल लोगों को रेंट पे देना चालू कर दिया। जैपनीज था, इंडिया में उसने घर खरीद के उसको रेंट पे उठा दिया, तो क्या होगा, इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के अंदर है, पहली चीज़, ठीक है ना। और हमको डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक इनकम में क्या देखना होता है कि भैया वो हमारे देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर अगर इनकम जनरेट हुई है तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। फिर मतलब नहीं तुम जैपनीज़ हो, चाइनीज़, फिर वही चाइनीज़ नहीं आना चाहिए, माय मिस्टेक। जैपनीज़ हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो तुम, मुझे इससे मतलब नहीं है, बस आप इंडिया के अंदर होने चाहिए, ये कंपल्शन है। वेयर एज दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड, यहाँ देखिए डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया गया है, लेकिन दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दिस रेंट इज रिसीव्ड बाई नॉन रेसिडेंट। और नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट पे ही ध्यान देते हैं, तो इसलिए नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। अगला है प्रॉफिट अर्नड बाय फॉरेन कंपनी ऑपरेटेड इन इंडिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटेड इन इंडिया यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में है, डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो ये डोमेस्टिक इनकम का तो पार्ट हो गया। क्लियर है? देखिए, इट विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एज द प्रॉफिट इज अर्नड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन क्या ये नेशनल इनकम है? चलिए देख लेते हैं। वेयर एज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अर्नड बाय अ नॉन रेसिडेंट। कैसी कंपनी थी? फॉरेन कंपनी थी, ये नॉन रेसिडेंट है हमारे लिए। तो आई होप कि आपको ये सेशन मज़ेदार लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मज़ेदार लगा है बच्चों तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। शेयर करिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी थ्रू, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पर आपको अपने साथ साथ अपने दोस्तों को और उन लोगों को भी साथ लेके चलना है जो इस वक्त पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश। तो यूज़ योर फेसबुक अकाउंट, योर व्हाट्सएप और एनी सोशल मीडियम or social media medium to spread this video across your friends. So stay with Knowledge Hangout, stay blessed, have a nice day. Thank you very much.